नमस्कार। हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी के विचार भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की आत्मा थे, है ना? लेकिन क्या वो विचार आज भी हमारे देश के शासन की जो नींव है उसमें मौजूद हैं? चलिए आज इसी बात का पता लगाते हैं और देखते हैं कि भारत के संविधान में गांधी जी की आवाज कहां सुनाई देती है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा कानूनी दस्तावेज है, मतलब हमारा संविधान, उसमें गांधी जी के आदर्शों को, उनके सपनों को आखिर जगह कहां मिली है? चलिए मिलकर इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है संविधान के भाग 4 में। इन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, या जिसे हम सब डीएसपी के नाम से जानते हैं। अब ये हैं क्या? ये सिद्धांत आप समझिए कि सरकार के लिए एक तरह से एक रोड मैप है, एक गाइड बुक है। इनका लक्ष्य बस एक ही है, एक ऐसा समाज बनाना जो न्यायपूर्ण हो, जिसमें समानता हो और जो एक कल्याणकारी समाज हो। ठीक है, तो चलिए अब इसमें थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले हम नजर डालते हैं गांधी जी के राजनीतिक और आर्थिक दर्शन पर और देखते हैं कि ये इन सिद्धांतों में कैसे झलकता है। अब इस दर्शन का जो सबसे पहला और सबसे जरूरी पिलर है वो है आर्टिकल 40। ये अनुच्छेद क्या कहता है? ये राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने, उन्हें बनाने और उन्हें जरूरी शक्तियां देने का निर्देश देता है। और ये अनुच्छेद ये सीधे सीधे गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने से जुड़ा हुआ है। वो चाहते थे कि भारत का हर गांव आत्मनिर्भर हो, अपना शासन खुद चलाए, ताकि लोकतंत्र सिर्फ ऊपर ऊपर न रहे बल्कि जमीनी स्तर पर, ग्रासरूट्स लेवल पर मजबूत हो। और देखिए, इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें आज भी देखने को मिलता है। 73वां संविधान संशोधन, जिसने पंचायती राज व्यवस्था को एक हकीकत बनाया। लेकिन देखिए, ग्राम स्वराज की नींव तभी मजबूत हो सकती है जब गांव आर्थिक रूप से भी स्वतंत्र हों, और इसी सोच को मजबूती देता है आर्टिकल 43। ये आर्टिकल ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को, मतलब छोटे छोटे घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देने की बात करता है। ये सीधा सीधा गांधी जी की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था की सोच को दिखाता है। जब हम चरखा, खादी और हस्तशिल्प की बात करते हैं तो ये सिर्फ कुछ चीजें नहीं थीं, नहीं, ये तो ग्रामीण रोजगार और आर्थिक आजादी के प्रतीक थे। मकसद ये था कि गांव अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए आर्थिक रूप से किसी पर निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बने। और यही तो इस पूरे सिद्धांत का मूल है। गांधी जी का यह मानना था कि असली आजादी हमें तभी मिलेगी जब हम अपनी जरूरतों के लिए दूसरों पर नहीं बल्कि खुद पर निर्भर होंगे, और स्वदेशी बस इसी सोच का प्रतीक था। अच्छा, आत्मनिर्भरता की इसी सोच को एक और कदम आगे ले जाता है आर्टिकल 43B। ये राज्य को सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज को प्रोत्साहित करने, उन्हें बढ़ावा देने का निर्देश देता है। और यह सिद्धांत समझिए कि आर्थिक लोकतंत्र की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। इसका आधार क्या है? सामूहिक सहयोग, मतलब सब मिलकर काम करें और जो भी लाभ हो उसे सब में बांटा जाए। ये गांधी जी की उस सोच को दिखाता है जहां आर्थिक शक्ति कुछ चंद हाथों में न रहकर सब में बराबर बंटी हो। तो ये तो हुई आर्थिक दर्शन की बात। अब इससे आगे बढ़कर गांधी जी के सामाजिक और नैतिक दर्शन पर आते हैं, जो कि उतना ही ज्यादा जरूरी है और हमारे संविधान के निर्देशक सिद्धांतों का एक अहम हिस्सा है। और इसकी शुरुआत होती है आर्टिकल 46 से। यह अनुच्छेद राज्य को साफ साफ निर्देश देता है कि वो अनुसूचित जाति, जनजाति और समाज के जो दूसरे कमजोर वर्ग हैं, उनके शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा दे, उनकी रक्षा करे। ये गांधी जी के सामाजिक न्याय के विजन को पूरी तरह से दिखाता है। उनका लक्ष्य सिर्फ थोड़ी बहुत मदद देना नहीं था, बल्कि हर तरह के भेदभाव को जड़ से खत्म करना था, और ये पक्का करना था कि सभी को आगे बढ़ने के समान अवसर मिले। और हम सब जानते हैं, गांधी जी ने अपने जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा हरिजन उत्थान के लिए समर्पित किया था। आर्टिकल 46 एक तरह से उन्हीं के प्रयासों का एक संवैधानिक प्रतिबिंब है। सामाजिक दर्शन में जो अगला जरूरी सिद्धांत है वो है आर्टिकल 47। यह राज्य को दो खास जिम्मेदारियां सौंपता है। एक, लोगों के पोषण स्तर और जन स्वास्थ्य में सुधार करना, और दूसरा, नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाना। ये एक स्वस्थ समाज बनाने की गांधीवादी सोच को दर्शाता है। उनके लिए स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शरीर से नहीं था, बल्कि नैतिक रूप से भी था। उनका मानना था कि संयम और सादगी से भरा जीवन ही एक मजबूत राष्ट्र की नींव बन सकता है, और ये अनुच्छेद उसी आदर्श को स्थापित करता है। तो हमने इन सभी अनुच्छेदों को एक एक करके देखा। अब सवाल ये उठता है कि इन सभी गांधीवादी सिद्धांतों का सार क्या है, मतलब वो कौन सी बातें हैं जो इन सबको एक साथ जोड़ती हैं। तो देखिए, इन सभी की जो मुख्य विशेषताएं हैं वो हैं ग्राम स्वराज
यानी गांवों का अपना शासन। फिर है स्वदेशी और आत्मनिर्भरता, सामाजिक समानता, जहां किसी के भी साथ कोई भेदभाव ना हो, नैतिकता पर आधारित जीवन और शासन, और हां, समाज के सबसे कमजोर वर्गों का उत्थान। इस टेबल में इन सभी सिद्धांतों का एक बेहतरीन सारांश दिया गया है। यहां साफ साफ देखा जा सकता है कि हर अनुच्छेद का मूल सिद्धांत क्या है और उसका अंतिम उद्देश्य क्या है, ग्राम स्वराज से लेकर एक स्वस्थ समाज बनाने तक। ये इन गांधीवादी निर्देशक सिद्धांतों को एक नज़र में समझने में बहुत मदद करता है। लेकिन इन सभी सिद्धांतों से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी कानूनी पहलू है जिसे समझना बहुत जरूरी है, और वो ये है कि ये सिद्धांत नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि इन्हें किसी कोर्ट द्वारा कानूनी तौर पर लागू नहीं करवाया जा सकता। तो इसका मतलब क्या निकलता है? एक तरफ तो इन्हें लागू करवाने के लिए कोई अदालत नहीं जा सकता, लेकिन दूसरी तरफ हमारा संविधान ही इन्हें देश के शासन के लिए मौलिक मानता है, फंडामेंटल मानता है। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि हर सरकार का ये एक नैतिक कर्तव्य है कि वो जब भी कोई कानून बनाए तो इन सिद्धांतों को हमेशा ध्यान में रखे। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि संविधान में शामिल किए गए गांधी जी के ये आदर्श, जैसे ग्राम स्वराज, आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय, ये आज के आधुनिक भारत के लिए कितने प्रासंगिक हैं। इस पर सोचना और विचार करना हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।